जय हिंद। आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग 4 क्लास देख चुके हैं। पिछले क्लास यदि नहीं देखे हैं तो देख कर आइए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझे? चलिए मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। वो तो पहले जान चुके हैं, जाने ना जी। आज हम लोग जाने अनुच्छेद 30 के बाद 29 तक हम लोग पढ़ लिए पिछले क्लास में। पढ़े कि नहीं पढ़े? आज हम लोग अनुच्छेद 30 के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? अनुच्छेद 30 के बारे में। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि कोई भी आपका शिक्षण संस्थान है जिसको स्थापना और प्रशासन चलाने हेतु अल्पसंख्यकों का क्या है? अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है। अल्पसंख्यक किसको बोलते हैं? जो अपने संख्या से बहुत कम है, जैसे मुस्लिम समाज। समझे? और कोई भाषा के आधार पर कोई मान लेते हैं कि तेलुगु बोलने वाले आदमी है, उसका संख्या कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्पसंख्यक बोलेंगे। ठीक है ना? तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने हिसाब से शिक्षण संस्थान को क्या कर सकता है? स्थापित कर सकता है और खुद चला सकता है। समझे? जैसे हम उदाहरण के थ्रू समझे, मदरसा जो मुस्लिम समाज में चलाया जा रहा है कि नहीं चलाया जा रहा है, और उसके लिए राज्य सरकार सब्सिडी भी देती है। समझे? प्रोत्साहन राशि। तो किस में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने हिसाब से शिक्षण संस्थान को क्या कर सकता है? स्थापित। क्या कर सकता है? स्थापित। और खुद से भी चला सकता है। क्या अनुच्छेद 30 याद होगा? याद हो गया जी? हाँ, ये जरूर याद रखिएगा। अल्पसंख्यक से संबंधित है। किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक से, जो शिक्षा से संबंधित है। अल्पसंख्यक किससे? शिक्षा से। बात समझे? उदाहरण के थ्रू क्या दिए? मदरसा जो मुस्लिम समाज में चलाया जाता है। समझा? अनुच्छेद 32 है। 31 तो हम लोग पढ़ चुके हैं। 31 में संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। कितने अनुच्छेद बताइए? कितने संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 किसको हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार को। संपत्ति का अधिकार को। अब बताइए, आते अनुच्छेद 32, सबसे मौलिक अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। समझे? इस आपका पूछा जाएगा, बताइए मौलिक अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो बोलिएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 इसमें कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आपसे इमेजिन कीजिए कि यदि इसको हटा दिया जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट निगरानी करेगी? नहीं। कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा? नहीं। तो इसी के तहत रीट जारी करती है कौन? सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट। रीट। समझे? जैसे मान लेते मेरा मौलिक अधिकार हनन हुआ। समझे? हनन होने पर हम गए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगी? रीट। क्या? रीट जारी करेगी। अब रीट 5 प्रकार का होता है। कितना? 5 प्रकार। कितने? 5 प्रकार के। अनुच्छेद 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है। अनुच्छेद आपका 226। कितना? 226 हाई कोर्ट। कौन? हाई कोर्ट। कौन? हाई कोर्ट। एक सबसे बड़ी इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंतर है। क्या है? अंतर है रीट जारी करने के संदर्भ में। समझे? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तुमको मौलिक अधिकार के हम गारंटी देते हैं इच्छा संरक्षण की, कि आपको कुछ होता है तुरंत आइए, सभी काम छोड़कर हम आपको अब क्या करेंगे? समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है ना? मौलिक अधिकार हनन होता है तो मेरे पास आइए। बात समझे? उसके लागू करने के लिए क्या करती है? रीट जारी करती है। क्या? रीट जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है तुम्हारे पीछे हम कभी ना हटेंगे, कभी नहीं हटेंगे, कभी ना नकारेंगे। समझे? और ये कहता है सुप्रीम हाई कोर्ट। कौन? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहता है कि बाबू मेरा विवेक के निर्भर करता है, विवेक अनुसार है। यदि मेरा इच्छा रहेगा तो हम क्या करेंगे?
रीट को जारी करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। बात समझे? ये कभी नकार भी सकती है। बात समझे? कौन? हाई कोर्ट। कौन? हाई कोर्ट, जिसको उच्च न्यायालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय बोलते हैं। तो बताइए मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन सा न्यायालय नकार सकती है? तो बोलेगा हाई कोर्ट। कौन? हाई कोर्ट। बाकी इसमें याद रखिए सबसे ज्यादा विस्तार हाई कोर्ट का है। ये सुप्रीम कोर्ट है खाली मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है, बाकी हाई कोर्ट मौलिक अधिकार को संरक्षण के साथ साथ आपको कानूनी रूप से संरक्षण करता है। समझे? अलग तरह से जैसे आपको ये ऐसा केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार रोड बना रही है, ठीक है, आप बताइए आपका जमीन का क्या हुआ? अधिग्रहण किया गया, आप पैसा मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए ना। अब नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाइएगा क्योंकि क्या बना दिया गया? संपत्ति का अधिकार कानूनी। अब कानूनी कौन देखेगा? हाई कोर्ट। तो इसका पावर ज्यादा है हाई कोर्ट का। बोलेगा बताइए कि पावर बताइए दोनों में कौन किसका ज्यादा है? तो बोलिएगा हाई कोर्ट का। ये समझ गए होंगे आप लोग, आशा करते हैं समझ गए हैं। बताइए कि मौलिक अधिकार का नकार कौन सकता है? तो हाई कोर्ट। बताइए सबसे ज्यादा पावर किसको दिया गया? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, समझे? तो मौलिक अधिकार के साथ साथ कानूनी अधिकार को भी क्या करती है? देख रहे, समझे? अब आते हैं 5 तरह के क्या होता है आपका रीट, ठीक है ना, जो आपका अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती, ठीक है। पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। बोलिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में, ठीक है। इसको मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ इस शब्दावली का कि शरीर को प्रस्तुत करना। शरीर को प्रस्तुत करना कहता है किसी व्यक्ति को अवैध जो गिरफ्तारी है उसको रोकने का काम करता है। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हुआ जैसे उसको कहाँ ले जाइए आप? 24 घंटा के अंदर न्यायालय के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बात समझे? अब न्यायालय देखेगी, बताइए कि क्या एक गलती किया है, क्या नहीं किया है, इसको दंडित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना है। तो 24 घंटा के अंदर नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कौन सा रीट जारी करेगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी इसका अर्थ क्या होता है? शरीर को प्रस्तुत करना। बात समझे? अब आते हैं हम लोग परमादेश में। परमादेश का बोला जाता शब्दावली का अर्थ हुआ कि हम आदेश देते हैं। क्या देते हैं? आदेश देते हैं। परमादेश में क्या हुआ? इसका अर्थ हम आदेश देते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी है, कोई भी अधिकारी है सरकारी, आदि ऐसा काम है जो नकार सकता है। समझा? जैसे आप करवाने के लिए आप मान लेते ब्लॉक गए हैं, समझे, एनसीएल बनाने के लिए, और वो जो अधिकारी है ना वो काम करने से क्या नकार दिया, बताइए तो कहाँ जाइएगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा बताइए रीट जारी करेगी? परमादेश। यदि आप इसमें और कहा गया है कि कोई भी अधिकारी का जो काम दिया गया वही काम कर सकता है, अदर काम नहीं कर सकता। जैसे मान लेते हैं शिक्षा अधिकारी है तो ऐसा नहीं कि दूसरा डिपार्टमेंट उसको देखने लगे, वो आपका अधिकार नहीं है। तो आप किसमें है? परमादेश में। बात समझे? बताइए आपको सरकारी कोई भी पदाधिकारी गलत करता है तो क्या आपका मौलिक अधिकार है कि नहीं? जी है ना। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। क्या जारी करेगी? परमादेश। परमादेश क्या करेगी? जारी करेगी। बात समझे? हर पदाधिकारी, हर जो भी यहाँ पे है, कोई भी मंत्रालय हो या कोई भी अधिकारी है तो अपने अपने क्षेत्र में अपने ही काम कर सकते हैं, आप तो अदर काम नहीं देख सकते। इसमें कहा गया है, समझे? ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं एसडीएम बनकर, आप पीछे में कुछ हो रहा है तो उसको
आप बाधित नहीं कर सकते हैं, आपका उस डिपार्टमेंट का नहीं है, आपका मौलिक अधिकार है, समझे। तो हर क्षेत्र को क्या कर निर्धारित किया गया, बात समझे जी। आप आता है क्या, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, ये सब आप जानते हैं तो लगता है कि नहीं मेरा अधिकार है, हमारे संविधान ने मेरा अधिकार दिया है। आप जब अधिकार ही नहीं जानिएगा तो कैसे आप किसी से लड़िएगा अधिकार के बारे में, समझे। तो हमारे देखिए संविधान में सब कुछ दिया गया है, बाकी पता नहीं है हम लोग का। हाँ, आज तो हम लोग का पता हो गया जी, पता होगा ना जी। आप पहला क्या है, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, उसका अर्थ हुआ क्या हुआ, रोकना, क्या रोकना, बात समझे। इसका इस शब्दावली का अर्थ हुआ रोकना। इसका मतलब हुआ कि कोई भी उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय से नीचे एक अधीनस्थ न्यायालय होता है, क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय। जैसे जिला स्तर पर होता है ना, जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर होता है न्यायालय। तो यदि ऐसा कोई काम कर दी, उसका जो न्यायिक क्षेत्र है उससे बढ़ चढ़कर कोई भी ऐसा क्या कर दे, सुना दे अपना फैसला, उसको रोक सकती है इसके तहत, ठीक है ना। मान लेते सुप्रीम कोर्ट मान लेते बिहार का उच्च न्यायालय है और उत्तर प्रदेश का मामला देख लिया, तो रोक सकता है कि नहीं है। तो इसको रोक लगाता है, किसको, न्यायालय को। क्यों न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय को, समझे। अपना जो क्षेत्र है, अपने क्षेत्र के अंदर आप न्यायालय काम कर सकते हैं, बस समझे। अधीन समझ में आया जी, प्रतिच्छेद में जी। अब आते हैं उत्प्रेषण, क्या हुआ, उत्प्रेषण में कहा गया जिसको शब्दावली हुआ प्रमाणित होना या सूचना देना, इसका अर्थ हुआ, ठीक है ना, उत्प्रेषण का। किसका हुआ, उत्प्रेषण का। इसमें कहने की बात है कि कोई भी ऐसा न्यायालय है, ठीक है ना, जो बड़ी दिनों से मामला क्या है, पड़ा हुआ है, समझे जी। बताइए, उसको कोई देख रेख नहीं हुआ है, वो अपना मान लेते सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, ऐसा हम लोग का बताइए इंडिया में 25 हाई कोर्ट है ना जी। अब कहीं भी ऐसा है कि मामला बड़े दिन से पड़ा हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, आदेश जारी करेगा कि जो भी ये मामला इतना दिन से पड़ा हुआ है, हमको स्थानांतरित कर दिए, मेरे पास भेज दीजिए, मेरे पास भेज दीजिए, समझे। तो स्थानांतरित करने के बाद कहेगा, वो अपने आप जांचेगा, क्या करेगा, जांचेगा कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम था, इतना दिन से धैर्य था, ठीक है ना। जांचने की प्रक्रिया चलती है उत्प्रेषण में। तो इसी को बोला जाता है पोस्टमार्टम। जब पोस्टमार्टम, ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि मामला को सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जांच करती है कि एक जैसे आदमी कोई देहांत होता है तो उसको पोस्टमार्टम होता है ना जी, एक एक अंग को देखा जाता है। तो उस तरह भी उत्प्रेषण में किया जाता है कि मामला क्यों इतना दिन से लंबित था, बात समझे। तो जांचने का काम करने की कहते हैं हम लोग इसको उत्प्रेषण। ये पूछा जाता है, पता है कौन सा रीट को पोस्टमार्टम कहा जाता है, तो क्या बोलेगा, उत्प्रेषण। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, बात समझे जी। अब आते हैं हम लोग अधिकार विस्तार में, अधिकार विस्तार में इसको कोवारंट बोलते हैं, कोवारंट बोलते हैं ना जी। अधिकार विस्तार में जैसे मान लेते हैं कोई सरकारी नौकरी लिया, ठीक है ना जी। और मान लेते हैं कि भाई जी क्या, कि भाई जी के सर्टिफिकेट पर कोई दूसरा जाके दूसरा का भाई वहाँ ज्वाइनिंग कर लिया, बात समझे। तो ये गलत किया, अवैध रूप से बताइए नौकरी लिया जी। तो बताइए अवैध रूप से जब नौकरी लिया तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे ना जी। तो बताइए हमारा तो मौलिक अधिकार है ना जी। तो इसमें जांचा जाता है कि अवैध रूप से कहीं ना सरकारी कार्यालय में पहुंचे, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को वारंट जारी करेगी, ठीक है ना। और उसको जांचा जाएगा कि लड़का आया है जो इसका सर्टिफिकेट बढ़िया है कि डुप्लीकेट है, बात समझे। ये किसमें कहा गया है, आपका मौलिक अधिकार के अधिकार विस्तार में, ठीक है ना। इतना हम लोग का क्या था, रीट जारी करने, कौन जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट। कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो याद होगा जी, इस डायरेक्ट बीपीएससी में भी पूछ लेता 17वीं में
पूछे था मैंने सुबह में, बताइए कि ये क्या होता है। अनुच्छेद 32 क्या लिख दिया, अब इसको बारे में बताइए। तो इस ये अम्बेडकर ने कहा, इसका देखते हुए इतना महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर ने कहा संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को क्या कहा, संविधान की आत्मा बोलेगा। बताइए कि अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बोला, तो बोलेगा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। चलिए इसको रटा मारेंगे पहले जी। अनुच्छेद 32 को 5 पर कितने प्रकार का रिट जारी किया जाता है, 5 प्रकार। कितने प्रकार के, कितने प्रकार के बताइए। हाई कोर्ट कितने अनुच्छेद के तहत रिट जारी करती है, 226, 226, 226, 226। आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट कितने अनुच्छेद के तहत रिट जारी करती है, 32, 32। कितना, 32। बताइए कितना, 32। बताइए कितने प्रकार का रिट जारी करती है, 5। कितने, 5। पहला बोलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला बोलिए बंदी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें बताइए अवैध रूप से गिरफ्तारी को क्या करता है, रोक लगाता है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, न्यायालय में 24 घंटा के अंदर क्या करना है, प्रस्तुत करना है। क्या करना है, प्रस्तुत करना। क्या करना है, प्रस्तुत करना है। और उस दूसरा क्या हुआ, परमादेश, परमादेश, परमादेश क्या होता है, परमादेश। इसको मतलब क्या हुआ, किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को अपने डिपार्टमेंट का ही काम करना है, समझे। अपने डिपार्टमेंट काम को नकार नहीं सकता है। नकारेगा तो कहाँ जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट। बात समझे। परमादेश का अर्थ होता है आदेश देते हैं। क्या होता है, आदेश देते हैं, ठीक है। अब दूसरी सर का क्या हुआ, प्रतिच्छेद, 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 प्रतिच्छेद। इसका अर्थ होता है रोकना। क्या होता है, रोकना। क्या होता है, रोकना। बताइए उच्च न्यायालय अधीश न्यायालय को क्या करेगा, रोकेगा। अपने क्षेत्र से बाहर जाएगा तो क्या करेगा, रोक लगाएगा। क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। बात समझे। अब आते हैं उत्प्रेषण में। क्या आते हैं, उत्प्रेषण में। क्या आते हैं, उत्प्रेषण में। उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित होना। क्या होना, प्रमाणित होना या सूचना देना। प्रमाणित होना या सूचना देना। बताइए कौन रिट को कहा जाता है, पोस्टमार्टम। तो बोला जाता है उत्प्रेषण को। किसका बोला जाता है, उत्प्रेषण को। उत्प्रेषण में क्या कहा गया है, किसी मामला लंबित है तो मंगाने का शक्ति देता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, जांच। क्या, जांच। बात समझे। पोस्टमार्टम जरूर याद रखिएगा, पोस्टमार्टम में जांच होता है ना। अब पांचवा क्या होगा, अधिकार विस्तार, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में को वारंट। को वारंट क्या याद रहेगा। बताइए अवैध को क्या करता है, जांच। बताइए संवैधानिक कार्यालय में अवैध रूप जो पहुंच होता है उसको क्या करता है, रोक लगाता है। क्या करता है, रोक लगाता है। बात समझे जी। अब आते हैं अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 33 में, अनुच्छेद 33 में, अनुच्छेद 33 में कहा गया है संसद को पावर देता है अनुच्छेद 33 कि जो भी सैन्य बल है, जो भी खुफिया एजेंसी है, जो भी अर्ध बल है, जो पुलिस है, जो सेना है, उसको मूल अधिकार को रोक सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है। बात समझे। कुछ कुछ ऐसा भी होता है मामला कि सेना को नहीं बताया जाता है। कुछ कुछ ऐसा होता है सेना में कि ऐसा मामला होता है कि पब्लिक करना बहुत मुश्किल होता है, पब्लिक करना नहीं होता है, ठीक है ना। तो कुछ मामला गुप्त रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे खुफिया एजेंसी, मान लेते हैं कि हमारे देश में कैसा हो रहा है व्यवस्था कि कुछ अलग देशों के साथ
तो आपको पब्लिक करना अनिवार्य नहीं है, रोक लगाता है, ठीक है ना। तो कुछ भी ऐसा समय अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद को शक्ति है कि सैन्य बलों पर जो है ना मूलाधिकार उसको प्रतिबंध कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रतिबंध। बताइए कोई किसको मूल अधिकार प्रतिबंध कर सकता है? तो बोलेगा सैन्य बलों को। किसका? सैन्य बलों। समझा? जितना पुलिस है, सैन्य हमारा सेना है, उसको मूल अधिकार कोई नहीं। बताइए उसको क्या कर सकता है? प्रतिबंध। कौन कर सकते हैं? संसद। कौन? संसद। कितने अनुच्छेद के तहत? 33 के तहत। कितने के तहत? 33 के तहत। अब आते हैं अनुच्छेद 34 में। क्या? 34 में इसमें कहा गया मार्शल लॉ के दौरान मूल अधिकार को रोक लगा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रोक लगा दिया जाएगा। मार्शल लॉ जिसको सेना विधि बोलते हैं, सेना कानून, ठीक है ना। ये अंग्रेजों ने बनाया था, समझे। जहां मार्शल लॉ लागू हो जाता है, किसी आदमी आम नागरिक को जाना माना होता है, जाएगा सीधा मार देगा गोली सेना, ठीक है ना। तो जहां पे मार्शल लॉ रहता है, अब कहाँ मार्शल लॉ लगता है? जहां पर अशांत जगह है, समझा, जहाँ युद्ध की संभावना है, जहाँ युद्ध हो रही, तो वहां पर आप पब्लिक नहीं जा सकते ना। जाइएगा तो आपका नुकसान हो सकता है, वहां मार्शल लॉ लग जाता है। जैसे मार्शल लॉ लग गया, आपका मूल अधिकार क्या हो गया? खत्म। मूल अधिकार क्या हो गया? खत्म। मूल अधिकार क्या हो गया? खत्म। तो अनुच्छेद 32 में कहा गया है संसद को शक्ति है कि जहां भी मार्शल लॉ लगा हुआ मूल अधिकार को प्रतिबंध कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रतिबंध। कौन? संसद। कौन? संसद। कौन? संसद। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 35 में। अनुच्छेद 35 में, अनुच्छेद 35 में कहा गया है संसद को शक्ति है कि कुछ विशेष मूलाधिकार को प्रभावित, समझे, क्या कर सकती है? प्रभावित बनाने की शक्ति है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, मान लेते हैं रीट जारी करने का मूल रूप से दो, एक सुप्रीम कोर्ट का, एक हाई कोर्ट का, और संसद ऐसा इसको पास ताकत है। संसद ने कानून बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जितना भी जिला का लेवल पर जितना भी न्यायालय है, सभी क्या कर सकती है? रीट जारी कर सकती है। बात समझे? तो कौन बना सकती है? संसद। कितने के तहत? 35 के तहत, समझे। तो कुछ विशेष रूप से मूल अधिकार बनाने का शक्ति संसद को, न कि विधानमंडल को, न कि विधानमंडल को। बात समझ में इतना आया? आए? अब एक बार हम रिपीट कर लिए। बोलिए अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है? संसद द्वारा सैन्य बलों को क्या करेगा? मूल अधिकार को रोक लगाएगा। क्या लगाएगा? रोक लगाएगा। किस पर? सेना पर। किसका? सेना पर। किसके तहत? 33 के तहत। 33 के तहत। 34 में कहा गया है कि संसद जहां भी मार्शल लॉ लगा रहेगा वहां पर मूल अधिकार को कौन लगाएगा? रोक। कौन लगाएगा? कौन लगाएगा रोक? संसद। कौन लगाएगा? संसद। कौन लगाएगा? संसद। मार्शल लॉ जहां पे लागू रहेगा, संसद उसको क्या करेगा? प्रतिबंध कर देगा। क्या कर देगा? प्रतिबंध। देखिए सब संसद की ताकत है, देख रहे हैं यहाँ संसद। देखिए संसद ने क्या किया? पुलिसों पर क्या किया? मूल अधिकार नहीं चलेगा, तुमको बंद कर दिया। जहां पे मार्शल लॉ लागू हुआ, मूल अधिकार नहीं चलेगा, क्या कर दो? बंद कर दो। बात समझिए। किसके तहत? 34 के तहत। अब इसमें 35 आया। क्या आया? 35 आया। 35 में कहा गया कि कुछ मूल अधिकार को जोड़ भी सकता है, हटा भी सकता है। किस कौन करेगा? संसद। क्या विधानमंडल करेगा? नहीं। कौन करेगा? संसद। 35 तक याद हुआ जी? एक बार करें, बताइए। अनुच्छेद 30 में कहा गया, क्या कहा गया है जी? कि अल्पसंख्यकों को अधिकार है शिक्षण संस्थाओं का स्थापित करने और प्रशासन चलाने के लिए। जिस तरह एग्जाम्पल बताए थे, मदरसा। क्या बताए थे? मदरसा, जो मुस्लिम समाज अपने खुद से चलाते हैं, ठीक है ना। फिर 32 में आए हैं, इसको बोलते हैं संविधान की आत्मा। क्या बोलते हैं? आत्मा। कौन बोला था? अम्बेडकर। कौन बोला था? अम्बेडकर। कितने प्रकार का बताइए सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है? 5 तरह के। कितने तरह का? 5 तरह का। बताइए। अनुच्छेद 226 के तहत रीट कौन जारी करती है? हाई कोर्ट। कौन? हाई कोर्ट। बताइए 5 तरह का होता है जी रीट जी। पहला क्या होगा? बंदी पर्ची करण, जो
अवैध गिरफ्तारी को क्या करता है, रोक लगाता है। क्या लगाता है, रोक लगाता है। फिर उसके बाद में क्या आया, परमादेश। क्या आया, परमादेश। आग बंद करके खुद बोलना है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्ष या करण, समझे। उसके बाद कौन आया, प्रतिच्छेद। कौन आया, प्रतिच्छेद। कौन आया, प्रतिच्छेद। क्या आया, प्रतिच्छेद। उसके बाद क्या आया, उत्प्रेषण। क्या हुआ, उत्प्रेषण। क्या हुआ, उत्प्रेषण। क्या आया, उत्प्रेषण। उसके बाद लास्ट क्या आया, बताइए जल्दी। अधिकार आया, अधिकार विस्तार, जिसको कोवारेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवारेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवारेंट बोलते हैं। बात समझ में आया ना। अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है, बताइए। संसद ने सैन्य बलों को जो मूल अधिकार उसको रोक लगा देगा। बात समझे। और बताइए 34 में कहा गया जहां पर मार्शल लोग रहेगा वहां पर मूल अधिकार समाप्त। कौन करेगा, संसद। कौन, संसद। बताइए मूल अधिकार को 35 के तहत संसद ने विस्तार कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है। क्या विधानमंडल करेगा, नहीं। कौन, संसद। कौन, संसद। अब आते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट का वाद है, स्टेटमेंट, समझे। बहुत वाद विवाद चला कि मौलिक अधिकार को हटाया जा सकता है, संविधान संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। जब मामला शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में मामला पहुंचा कहां, सुप्रीम कोर्ट। कहा गया कि बताइए मौलिक अधिकार को संशोधन किया जा सकता है या नहीं। अब मामला पहुंच गया कहां, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, बात समझा। इसको हटाया जा सकता है या नहीं। तो अब मामला पहुंच गया यहाँ शंकरी प्रसाद में। तो यहाँ इस मामला में कहा सुप्रीम कोर्ट कि अनुच्छेद 13 के विधि शब्द में संविधान संशोधन नहीं आता है। हम अनुच्छेद 13 में पढ़ाए थे, क्या विधि शब्द आया था। जो भी विधि शब्द आता है जिसके इसके अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकती है, अवैध या असंवैधानिक कर सकती है घोषित, है ना। और जो इसके अंतर्गत नहीं आता तो असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। तो बताइए कि जो संविधान संशोधन 300 अनुच्छेद 368 इसके तहत संविधान संशोधन होता है, ठीक है ना। 368 के तहत क्या आता है, संविधान संशोधन। तो इस शंकरी प्रसाद मामला बोला कि जो भी संविधान संशोधन किया जा सकता है इसको सुप्रीम कोर्ट इसको अवैध घोषित नहीं कर सकती। बात समझे। तो शंकरी प्रसाद बोला कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो आप पता होना चाहिए कि संविधान संशोधन किसके तहत होता है, 368 के तहत। अब मामला आया गोलकनाथ। गोलकनाथ बनाम कहाँ आया, पंजाब राज्य। अब फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा 1967 में, 1967। अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि नहीं वो मामला नहीं चलेगा, हम अपने स्टेटमेंट को बदलते हैं। 368 के तहत मौलिक अधिकार को संशोधन नहीं किया जाएगा, मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। कौन मामला में कहा गया, गोलकनाथ। गोलकनाथ कब, तो बोलेगा 1967। बताइए शंकरी प्रसाद मामला कब आया, 1951। इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार को संशोधन किया जा सकता है क्योंकि अनुच्छेद 13 के तहत नहीं आता संविधान संशोधन, ठीक है ना। अब गोलकनाथ मामला पूछ देगा कब आया, तो 1967। इसमें कहा गया मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो डायरेक्ट क्या कर दी पता है कि जो विश्व संविधान संशोधन 1971 के तहत कहा कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, मौलिक अधिकार को संशोधन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, कब, 24वां संविधान संशोधन 1971 में, ठीक है ना। कोई भी भाग में हम संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जब मामला ऐसा कर दिया गया तो 1973 में केशवानंद भारती मामला आया, केरल राज्य। केरल राज्य पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट कि बताइए मौलिक अधिकार को संशोधन किया जा सकता है, तो बोला कि हाँ किया जा सकता है, लेकिन
इसमें कुछ हम बताते हैं मूल ढांचा। संविधान के मूल ढांचा को छोड़कर संसद किसी भाग को संशोधन कर सकती है। ठीक है ना जी। कौन संशोधन कर सकती है? संसद, सुप्रीम कोर्ट नहीं। संसद। हाँ, हम लोग यहाँ सब पढ़ चुके हैं कि कौन किसको शक्ति दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर गौण है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट को पावर मिल रहा है कुछ? नहीं, सब तो यही आ गया। बात समझे? केशवानंद मामला में बोला कि मूल ढांचा को छोड़कर किसी भाग में आप संशोधन कर सकते हैं, और जो मेन पॉइंट था मूल ढांचे में डाल दिया गया। ठीक है ना? आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए मूल ढांचा का अवधारणा कब आया? तो बोलिएगा केशवानंद भारती मामला में 1973 में। बताइए मूल ढांचा अवधारणा कब आया? 1973 में। 1973 में। 1973 में कब आया? 1973 में। अब जब 1973 में मूल ढांचा आया ना जी, कहते ठीक है। तब फिर संसद क्या किया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में बोला कि नहीं, 368 के साथ 4 और 5 को, समझे? 368 में 4 और 5 को जोड़ दिया 42वां संविधान संशोधन में। कौन जोड़ा? संसद। इसमें कह दिया गया चलिए संविधान संशोधन तो कर सकते हैं, बाकी इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ये पूर्वावलोकन नहीं कर सकता है। लेकर मतलब समीक्षा नहीं कर सकता है कि कानून जो बनाया गया है सही है या गलत है। जोड़ दिया गया 42वां संविधान संशोधन। लो, दोनों में टकराव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट हटा रहा है, ये जितना ही मामला सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, अब ये जोड़ रहा है। संसद क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। बताइए 24वां संविधान संशोधन जोड़ दिया कि कोई किसी भाग में हम कर सकते हैं संशोधन। अब फिर बोला कि नहीं, संशोधन तो आप कर सकते हैं कि मूल ढांचा जो है उसके अंतर्गत आप नहीं कर सकते। फिर जोड़ दिया पहले 42वां संविधान संशोधन में 4 और 5 को कि आप समीक्षा कर ही सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। समझे? लो, अब आया क्या? जैसे आया 1980 कौन सा मामला? मिनर्वा मिल्स मामला, जो बोलते हैं 1980 में आया। कितना है? 1980 में। कितना में आया? 1980 में। बताइए इसमें कहा कि 368 है ना, ये इसको पूरे हटा दिया, काट के निकाल दिया कि सब नहीं चलेगा। जब इसको जोड़ दिए, यही तो पावर है सुप्रीम कोर्ट को कि अपने स्टेटमेंट को क्या कर सकता है? बदल सकता है। ठीक है ना? तो फिर इसको क्या कर दिया? इसको हटा दिया गया और इसको मूल ढांचा में शामिल कर दिया गया। न्यायिक पूर्वावलोकन को। न्यायिक पूर्वावलोकन को बताया। न्यायिक पूर्वावलोकन कब जोड़ा गया? 1980 में। 1980 में। तो ये सब पूछा जाता है, इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद। आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। इतना जान लीजिए कि जो आपको दे रहे हैं एक परफेक्ट दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जय हिंद।